हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फ़लसफ़ा ज़िंदगी का में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टार्टअप्स के बारे में। यूँ तो आजकल ये शब्द बड़ा चलन में है, लेकिन स्टार्टअप या नए व्यवसायों को शुरू किया जाना कोई आज की बात नहीं है। बहुत शुरू से ये होता आया है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है कि कभी कोई शब्द किसी कारण से ज़्यादा प्रचलन में आ जाए तो उसको लेके लोग कौतूहलमयी हो जाते हैं और उन्हें लगता है ये कोई नई सी चीज़ है। अगर तकनीकी रूप से देखें तो स्टार्टअप का मतलब है किसी ऐसे व्यवसाय को शुरू करना जो पहले से चलन में ना रहा हो और अभी के आर्थिक एनवायरनमेंट में किसी व्यक्ति ने कोई नई संभावना देख के उसे खड़ा किया हो और उस नएपन के आधार पर, उस इनोवेशन के आधार पर उसने उसमें से किसी तरह की लाभ अर्जन किया हो। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जैसे ओला ने सर्विसेज शुरू की तो उसने इस बात को रेखांकित किया, इस बात को महसूस किया कि कैसे लोगों को कहीं आने जाने के लिए टैक्सी की समस्या होती है। तब तक इंटरनेट मजबूत हो चुका था, तो उसने एक ऐप के माध्यम से और इस चीज़ को लोगों के लिए आसान कर दिया और उनकी ज़िंदगी में जो मुसीबत थी उसको कम किया और इस तरह से एक नए स्टार्टअप की शुरुआत हुई। तो इसी तरह से आपके जीवन में जो जिस भी तरह की समस्याएं होती हैं, मान लो पढ़ाई लिखाई की समस्या है तो बायजू एक नए स्टार्टअप के रूप में आया। लेकिन जो परंपरागत धंधे व्यवसाय हैं उनमें भी अगर कुछ लोग कोई इंटरनेट के माध्यम से, आईटी के माध्यम से कोई नए इनोवेशन लाके और कोई नई शुरुआत करते हैं तो उनको भी हम स्टार्टअप के अंतर्गत मानते हैं। आज जिस कारण से मैं इस विषय पे बात करना चाह रहा हूँ उसका कारण ये है कि बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स शुरू तो हो रहे हैं और उतनी ही संख्या में बंद भी हो रहे हैं और लोगों में इस बात की जानकारी या इस बात का एजुकेशन, इस बात की शिक्षा बहुत कम है कि एक स्टार्टअप को किस तरह से सफल किया जाना चाहिए और क्या कारण है कि जो इतनी बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं। दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि अभी भी वो प्रभावी शिक्षा या इस बात की समझ युवाओं में पैदा नहीं हो पाई है कि कोई भी धंधा व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू करने के लिए पहली ज़रूरतें क्या होती हैं, जिसको कहना चाहिए प्री प्लानिंग क्या होती है। मेरे विचार में सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट पे बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि वास्तव में आप लाना क्या चाहते हैं। और दो बातें हो सकती हैं, जो बिल्कुल पारंपरिक पहले से बाजार में मौजूद हो अगर उसको ही आपको लेके आना है तो जो प्रोडक्ट बाजार में मौजूद है उससे बेहतर और उससे कम दाम पे आप कैसे लेके आएंगे, इसका पूरा खाका आपके पास तैयार होना चाहिए। और अगर उसमें आप कोई इनोवेशन कर रहे हैं और किसी स्टार्टअप के रूप में उसको सामने लेके आना चाह रहे हैं तो उसका पर डायग्राम क्या होगा, कैसे पहली चीज़ शुरू होगी और ए से जेड तक की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो कैसे होगी। तो जब तक ये लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं हो कि प्रोडक्ट क्या होगा, उस प्रोडक्ट के ए से जेड तक बाकी कंपोनेंट्स कैसे होंगे, तब तक आप उसको कैसे लेके आएंगे। सबसे पहले जब आपने प्रोडक्ट की अच्छी तरह स्टडी की, फिर उसके बाद में उसके अल्टरनेटिव के रूप में बाजार में आज क्या उपलब्ध है उसकी स्टडी की, और स्टडी जितनी अच्छी होगी, जितनी गहरी होगी और जितना आपने उसको लिखित रूप में लिख के उसका एनालिसिस किया होगा, उतना आपके सफल होने की संभावना ज़्यादा होगी। और इस स्तर पे जितनी ज़्यादा मेहनत की जाएगी वो आगे जाके आपको उतनी ही परेशानियों से बचाएगी। सबसे पहले प्रोडक्ट पे काम होने के बाद में फिर आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपका ड्रीम क्या है, उसको लेके आप क्या सपना देखते हैं। सपना बड़ा होता है, वो उसको समय फ्रेम में नहीं बांधा जा सकता, उसको बस हमें अचीव करना है कि मैं इसको यहाँ इस स्तर तक ले जाना चाहता हूँ। मुझसे पहले वाले या मुझसे जो जिन लोगों ने इस तरह के काम किए वो कहाँ तक गए हैं उनको देख के, या एक अपने अंदर के इंट्यूशन से मैं कहाँ तक कैसा सपना देखता हूँ। तो सबसे दूसरी बात जो है वो आपका सपना होना चाहिए। फिर उसको लेके आपका विज़न स्टेटमेंट क्या है कि आप इतने सालों में, 5 साल में, 10 साल में इस प्रोडक्ट को किस तरह, कहाँ, कैसे ले जाना चाहते हैं। फिर उसके लिए आपको किस तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। जो ये स्टेज आती है कि जब आपको किस तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी तो फिर बात शुरू होती है मैन पावर की, स्ट्रक्चरिंग की, ऑर्गेनाइजेशन की।
सामान्य रूप से आप समझते हैं कि किसी ने कोई बिजनेस शुरू किया और वो या बिजनेस कर रहा है तो वो बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर है, जबकि ये परिभाषा ठीक नहीं है। एंटरप्रेन्योर वास्तव में किसी बिजनेस के मालिक को नहीं कहा जा सकता। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक बिजनेस के ऐसे ढांचे को, ऐसे सिस्टम को खड़ा करता है जो उसके बिना चलता है। यानी कि जो सच्चा एंटरप्रेन्योर होगा, जो सही स्टार्टअप करने वाला होगा, वो उस बिजनेस को कुछ इस तरह से शुरू करेगा मानो वो किसी की फ्रेंचाइजी के रूप में उसे शुरू कर रहा है, या कल के दिन उसे इसकी फ्रेंचाइजी किसी को देनी पड़े तो एज इट इज वो खुद को वहां से विड्रॉ करके उस जगह पे किसी दूसरे को यदि लाके खड़े कर देगा तो वो बिजनेस अपने आप रन होना चाहिए। आपको बिजनेस के अंदर नहीं घुसना है, बिजनेस को बाहर से खड़ा करना है। जैसे कि आप इस तरह से मान लें कि जैसे आपने जो कुछ लिया, कुछ सामान चीजें ली, जो रिसोर्सेज उपलब्ध किए, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट या आपकी उपस्थिति अगर बिल्कुल खत्म भी कर दें तो भी उसको पूरी तरह चलना चाहिए। आप ऐसे मान सकते हैं कि आपने शुरू में जब अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया तो आपने लिखा कि एक सच्चे ऑर्गेनाइजेशन में पहले मान लीजिए कंपनी के फॉर्मेट में है तो उसमें एक एमडी होगा, एक सीईओ होगा, सीईओ के साथ में सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होगा, सीएमओ जिसे बोलते हैं, सीएफओ होगा मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होगा, सीओओ होगा मतलब चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर होगा। तो ये सारा शुरू में तो आप एक आदमी हैं तो आपके अंदर होंगे, लेकिन वो आपको क्लियर होना चाहिए कि वो आपके अंदर चीजें हैं। ग्रेजुअली आप इनमें से अपने व्यक्तित्व के अंदर से इनको निकाल निकाल के अलग अलग बनाते चले जाएंगे। यानी सबसे पहले तो आप सीईओ हैं और सारे के सारे पद आप में ही समाये हुए हैं। जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप एक चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर को अपने अंदर से निकाल के ऑपरेशंस का काम किसी एक बंदे को सौंपेंगे जिसको आप हायर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपने बना लिया है, सबसे ऊपर एक डायरेक्टर है। जो कंपनी होती है उसमें क्या होता है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स के प्रति जवाबदेह होते हैं, और फिर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिस को मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी बनाते हैं, और वो सारे लोग मिलकर एक सीईओ अपॉइंट करते हैं। सीईओ शेयर होल्डर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। उसी तरह ये बात आपको पहले दिन जब आप अपना बिजनेस बना रहे हैं तो आपको भी क्लियर होनी चाहिए कि आप इसे ऐसा बना रहे हैं कि कल के, अभी आप ही एमडी हैं, आप ही डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, आप ही सीईओ हैं। कल के दिन आप क्या करेंगे, अपने व्यक्तित्व में से आपने सीईओ पहले निकाला, फिर जब चीजें बन गई, बन के आने लगी तो आपको मार्केटिंग की जरूरत है तो आपने एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर निकाला। जब मार्केटिंग अफसर हो गया तो अब आपको अकाउंटिंग सिस्टम ठीक से दुरुस्त करने के लिए एक चीफ फाइनेंशियल अफसर चाहिए, तो आपने अपने अंदर से एक चीफ फाइनेंशियल अफसर को निकाला और किसी योग्य आदमी को चीफ फाइनेंशियल अफसर बनाया। तो इस तरह से अब आप अपना जो आपने एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बना लिया है उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को इवॉल्व करते चले जा रहे हैं। आपके पास में जब आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं तो किस स्टेज पे कब कौन आ जाएगा इसका पूरा खाका तैयार होना चाहिए। जब आप खुद ही शुरुआत में आप खुद ही सीएफओ होते हैं तो आपको पूरा संसाधनों का, रिसोर्सेज का, मनी का मैनेजमेंट अपने पास दिखना होता है कि आज मैं इतने पैसे से शुरू कर रहा हूँ, ये माल इस तरह से बनाऊंगा, इसके बाद इतने में बिकेगा, इसको बिकने के बाद मेरा प्रॉफिट इतना आएगा, इस प्रॉफिट को मैं फिर से कहाँ कैसे लगाऊंगा। और उसी के साथ साथ आप क्या करते हो, खुद ही एक सीए की मदद लेके अपनी एक प्रोस्पेक्टिव बैलेंस शीट, आने वाले कल की बैलेंस शीट पहले से तैयार करके रखते हो कि ये बैलेंस शीट ऐसे बनेगी, इसमें ये चीजें ऐसे होंगी, ऐसे ऐसे इस तरह से। तो धीरे धीरे जब आप इस फॉर्मेट में चलते हो, अब आपको क्या है, जैसे मैंने कहा 5 साल का विजन आपने पहले बना रखा है, तो विजन में ये चीजें शामिल हैं कि 5 साल में मेरी कंपनी को इस स्तर पे आ जाना चाहिए, उसको इतना बिजनेस करना चाहिए, उसको इतना शेप एंड साइज बना लेना चाहिए, उसमें से मेरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से इतने इतने लोग निकल के ऐसे आ जाना चाहिए, मैं सीईओ के रूप में जाऊंगा और 10 साल या 7 साल जो भी आपने टाइम फ्रेम बनाया उसके बाद स्थिति ये आएगी कि मैं सीईओ की जगह भी किसी और आदमी को लाके खुद में अलग हो जाऊंगा और जरूरत पड़ेगी तो मैं इस बिजनेस को सेल कर दूंगा, किसी और को दे दूंगा। जब ये पूरा आप प्लान बनाते हैं, इस तरह से जब आप करते हैं और कागज में इसको बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं, तो क्या होता है कि अब आपके दिमाग में वो खाका आपका जो कैसे चलना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपके दिमाग में तैयार होती हैं और उस दिशा में आप जाते हैं। आपने जो सीएफओ वाला प्लान बनाया है, जो आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रखी है पहले से, उसके हिसाब से आप तुलना करते जाते हैं कि जो वास्तविक बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें से जो मुनाफा हो रहा है, जो टर्नओवर आ रहा है वो कितना आ रहा है, उसमें से फायदा क्या हो रहा है, जो मैंने लगाया तो सबसे कम ज्यादा कहाँ हो रहा है, कहाँ मुझे और क्या उसकी जरूरत होती है। फिर आप जो बाहर की एजेंसीज हैं उनमें से किसको हायर कर सकते हैं, किसको ला सकते हैं, तो ये चीजें बहुत जरूरी होती। पर ज्यादातर स्टार्टअप्स क्या करते हैं, वो समझते हैं कि हमने शुरू किया, वो एजुकेशन का अभाव है, पढ़ाई का अभाव है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं
जो जिनको आप पढ़ के और एक पहले से ही अपना सारा प्लान जो है वो पूरा रेडी कर सकते हैं। और जब आप पूरा प्लान रेडी करके आते हैं तो कोई कारण नहीं है कि आप एक अच्छा सफल स्टार्टअप बना के उसमें सफलता अर्जित नहीं कर सकते। कंपटीशन का अध्ययन आपको पहले से करना पड़ता है और कैसे कैसे किस स्टेज में जहां आप ले जाएंगे, फिर आपका विजन आगे बढ़ता है कि उसको हम आगे क्या करेंगे। आप सेल करना चाहते हैं या उसको आगे और स्केल करना चाहते हैं। यानी स्टार्टअप वो होता है जो एक बिजनेस मॉडल को कुछ इस तरह से तैयार करे जिसमें उसकी कोई जरूरत ना हो, उसके बिना वो चलता रहे और उसको स्केल किया जा सके। स्केल किए जैसे इन्हें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 40, 40 से 400 बनाने की ताकत जितनी ज्यादा होगी आपके स्टार्टअप के अंदर, वो उतना ही सफल बिजनेस बनेगा, उतना सफल बिजनेस मॉडल होगा। यानी जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, वो वास्तव में अपनी आजीविका के लिए धंधा नहीं बनाता। वो क्या करता है, वो स्केल करने के लिए यानी कि एक ऐसा मॉडल तैयार करता है जिसके 1 के 2, 2 के 4, 4 से 40 जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके। जो ये करने में सफल हो जाता है वो सही मायने में उद्यमी या एंटरप्रेन्योर माना जाता है और उसको आप एक सफल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वो कभी असफल नहीं होता। लेकिन जब आप पहले दिन शुरू कर रहे होते हैं, ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इस तरह से इस मॉडल पे फिट होने वाली सारी चीजें हम कागज पे कर लें। कौन कौन सी चीजें हमारे को स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हमारे कौन से होंगे, वीकनेसेस हमारे सामने क्या आ सकती हैं, क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इसका एनालिसिस आपको पहले से कर लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको पसंद आई होगी। कुछ बातें आपको अगर समझ में ना आई हो तो आप जब भी चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।